हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का सेकंड चैप्टर जो है आपका फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो इस वीडियो में हम एक ही वीडियो में इस पूरे चैप्टर को जो है डिस्कस करेंगे। बहुत लेंथी वीडियो भी नहीं होगा और शॉर्ट वीडियो में आपको पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट करवाया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले इस चैप्टर में आपने क्या पढ़ना है, आप जो पढ़ते हैं वो है, जैसा चैप्टर का जो नेम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, कि सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि फोर्स क्या होता है। उसके बाद हम मोशन के जो नियम है, जो न्यूटन ने जो नियम दिए थे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए आप, व्हाट इज़ फोर्स। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है कि फोर्स क्या है। डे टू डे लाइफ में हम बहुत जगह फोर्स अप्लाई करते हैं। तुम स्कूल में जाते हो, बैग उठाते हो, वहाँ पर तुमने फोर्स अप्लाई किया। बेंचेज को एडजस्ट करते हो, वहाँ पर तुम फोर्स अप्लाई करते हो। बोर्ड के ऊपर तुम कुछ लिखते हो, नोटबुक के ऊपर तुम कुछ लिख रहे हो, हर जगह तुम फोर्स अप्लाई कर रहे हो। दरवाज़ा खोलते हो क्लासरूम का, तुम फोर्स अप्लाई कर रहे हो। ओके। या तुम क्या करते हो कि कोई आपके पास कोई क्ले है, उससे तुम कुछ खिलौने बना रहे हो, वहाँ पर तुम फोर्स अप्लाई कर रहे हो। फुटबॉल खेल रहे हो, वहाँ पर तुम फोर्स अप्लाई करते हो। तो बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल होते हैं जहाँ पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो इन सारे एग्जाम्पल को देखते हुए हमारे पास जो फोर्स की डेफिनेशन बनती है वो क्या होती है, इट इज़ अ पुश और पुल दैट कैन चेंज द स्टेट of rest or state of motion of a body। तो ये फोर्स है। फोर्स जो होता है एक तरह का पुश या पुल है। दरवाज़ों के ऊपर तुमने देखा होगा, लिखा होता है, कहीं पे पुश लिखा होता है, कहीं पे पुल लिखा होता है। तो या तो धकेलना या खींचना, तो उसको हम फोर्स बोलते हैं, जो कि क्या कर सकता है, जो कि बॉडी की जो स्टेट है, चाहे वो स्टेट ऑफ रेस्ट है, चाहे वो स्टेट ऑफ मोशन है, या इवन स्टेट ऑफ डायरेक्शन भी आप लिख सकते हैं। स्टेट ऑफ डायरेक्शन, स्टेट ऑफ डायरेक्शन। तो इन सभी स्टेट्स को ये फोर्स बदल सकता है, उसको हम फोर्स बोलते हैं। फोर्स का जो सिंबल है, फोर्स के लिए जो सिंबल हम यूज करते हैं वो सिंबल होता है आपका कैपिटल F से यूज करते हैं। अभी हम 9th क्लास में हैं, हमने वेक्टर्स के बारे में नहीं पढ़ा है। 11th क्लास में हम डिटेल में वेक्टर क्वांटिटी पढ़ते हैं। तो अगर 11th क्लास में तुम होते तो मैं इस फोर्स को कुछ इस तरह से लिखता, साथ में डायरेक्शन में इसकी बताता। लेकिन फ़िलहाल आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना है, आप फोर्स को सिंपली ऐसे ही लिखिए। लेकिन आप इतना ज़रूर याद रखें, फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी मीन्स फोर्स की कुछ न कुछ डायरेक्शन ज़रूर होती है। बिना डायरेक्शन के फोर्स आपका इनकम्प्लीट माना जाएगा। ओके, एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा। मैंने चेयर के ऊपर मान लीजिए फोर्स अप्लाई किया, 15 न्यूटन, 60 न्यूटन, कुछ भी फोर्स अप्लाई किया। और अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि मेरे को बताइए कि चेयर का मूवमेंट किस डायरेक्शन में हुआ या चेयर किधर जाएगी, तो आप मेरे से पूछोगे कि सर पहले ये बताइए आपने फोर्स किस डायरेक्शन में लगाया। इट मीन्स फोर्स जो है बिना डायरेक्शन के अधूरा है। इसी तरह से अगर आप किसी पर्सन से आप उसका मास पूछें, वो आपको बताता है कि 50 kg, 60 kg, 70 किलोग्राम, 80 किलोग्राम, तो वहाँ पर वो डायरेक्शन तो नहीं बताता। कोई ऐसा तो नहीं बोलता कि मेरा जो मास है वो 60 किलोग्राम है इन नॉर्थ डायरेक्शन। तो ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि मास एक स्केलर क्वांटिटी है, वहाँ पर डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो फिजिकल क्वांटिटी जो होती हैं, कहीं पर हमको डायरेक्शन बताने की ज़रूरत पड़ती है कुछ क्वांटिटी में, और कुछ क्वांटिटी में हमको डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको हम स्केलर बोलते हैं। जिन क्वांटिटी में हमको डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है, मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ता है, उनको हम वेक्टर बोलते हैं। उस टॉपिक पर अभी हम नहीं जाएंगे, फ़िलहाल हम अपने टॉपिक पर रहते हैं। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैंने लिख दिया है। फोर्स का सिंबल जो है ये F होता है। इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट मीन्स मापने की जो इकाई है, जैसे तुम्हारा भार, तुम्हारा वज़न तुम मापते हो, मास, वो किलोग्राम में मापते हो। उसी तरह से फोर्स को न्यूटन में मापा जाता है।
न्यूटन में मापा जाता है। न्यूटन को हम सिंबल जो है वो एन होता है। और सीजीएस यूनिट की अगर मैं बात करूं, अब ये एसआई और सीजीएस क्या है, ये सिस्टम ऑफ यूनिट है। दीज आर द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ओके, किसी अदर वीडियो में इनके बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो फिलहाल आप मान के चलें एसआई एक सिस्टम ऑफ यूनिट है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसका हम मोस्टली यूज करते हैं। सीजीएस भी एक सिस्टम ऑफ यूनिट है जिसमें लेंथ सेंटीमीटर में होती है, मास ग्राम में होता है, टाइम सेकंड में होता है। तो सीजीएस सिस्टम में फोर्स की यूनिट डाइन होगी। जी हाँ, डाइन। ठीक है, तो इसको डाइन ही लिखना है, कहीं सिनोनिम्स मत यूज़ करना कि राक्षसी भी लिख दो। डाइन है तो डाइन ही है, ये फोर्स की यूनिट है। ओके, तो ये हमने फोर्स के बारे में पढ़ा, उसकी डेफिनेशन हो गई, उसका यूनिट वगैरह हमने डिस्कस कर लिया है। आगे चलते हैं, इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स। फोर्स के इफ़ेक्ट क्या होते हैं। मैंने क्या किया, एक फुटबॉल है ग्राउंड के ऊपर रखी हुई है, मैंने उसको किक लगाई, पहले वो रेस्ट पे थी, मोशन में आ जाएगी किक लगाने के बाद। तो इफ़ेक्ट क्या हो सकता है कि पहले इफ़ेक्ट लिख लो, फोर्स कैन चेंज द स्टेट। फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ अ बॉडी। अब ये स्टेट कोई सी भी हो सकती है, ध्यान दीजिए। बॉडी रेस्ट पे थी, किक लगाई, मोशन में आ गई। फुटबॉल मूव करते हुए आ रही है, मैंने फोर्स लगा के उसको पकड़ लिया, वो रेस्ट में आ जाएगी। या एक फुटबॉल है वो मेरी तरफ आ रही है, मैंने किक लगा के उसकी डायरेक्शन बदल दी। तो फोर्स क्या कर सकता है, बॉडी की स्टेट बदल सकता है। रेस्ट होगी तो उसको मोशन में ला सकता है, बॉडी रेस्ट में है तो उसको मोशन में ले आएगा, बॉडी मोशन में है तो उसको रेस्ट में ले आएगा। बॉडी की डायरेक्शन भी बदल देगा, डायरेक्शन को भी क्या कर देगा, चेंज कर देगा। कोई फुटबॉल है ईस्ट डायरेक्शन में जा रही थी, किक लगाई, फोर्स लगाया, नॉर्थ में चली गई। तो ये सारे काम फोर्स कर सकता है। दूसरा काम, फोर्स बॉडी की शेप को भी बदल सकता है। शेप को भी क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है ना। मेरे पास एक वायर है, एक स्ट्रेट वायर है, मैं फोर्स लगा के उसको मोड़ के उसकी जो मर्जी शेप बना सकता हूँ। क्ले होती है, गीली मिट्टी, आप अलग अलग खिलौने बना सकते हैं। फोर्स लगाया तो उसकी अलग अलग आप शेप बन जाएगी। तो शेप भी फोर्स जो है वो बदल सकता है। तीसरा, डायरेक्शन मैंने आपको बता ही दिया, फोर्स क्या कर सकता है, डायरेक्शन भी बदल सकता है, उसको भी चेंज कर सकता है। तो ये हो गए फोर्स के इफ़ेक्ट। बढ़ते हैं आगे, बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड फोर्स देख लीजिए जल्दी से। बैलेंस्ड फोर्सेस वन बाय वन डिस्कस करेंगे। बैलेंस्ड फोर्सेस क्या होते हैं, देखो किसी बॉडी के ऊपर जो फोर्सेज लग रहे होंगे उनको हम बैलेंस्ड कब बोलेंगे। नाम से कुछ समझ में आ गया होगा तुमको कि बैलेंस हो रहा है। बोलते हैं ना कि लाइफ में बैलेंस, बैलेंस कितनी बार यूज़ करते हैं, बैलेंस। ये मार्कर है, मैं इसको ऐसे बैलेंस करूँ यहाँ पे ऐसे, तो इस तरह से, ठीक है। तो ये बैलेंस कब होगा, जब दोनों साइड लगने वाले फोर्स, इस पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशन फोर्स, और इस पॉइंट पे जो ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, अगर दोनों बराबर हो गए तो ये बैलेंस हो गया। तो बैलेंस फोर्स कब बोलेंगे, व्हेन सम ऑफ all the forces acting on a body is zero। ओके, जब किसी बॉडी पे लगने वाले सारे फोर्सेस का सम जीरो होगा तो वहाँ पर हम बोलेंगे कि बॉडी के ऊपर जो फोर्स लग रहे हैं वो सारे फोर्स जो है वो बैलेंस फोर्स हैं। एग्जांपल देख लो, एक टेबल के ऊपर कोई बॉक्स रखा है, बॉक्स के ऊपर इधर से फोर्स लग रहा है, मान लीजिए कुछ भी आप 5 न्यूटन मान लीजिए, इधर से फोर्स लग रहा है, ये F1 मान लो, ये F2, ये भी कितना लग रहा है, 5 न्यूटन लग रहा है। तो टोटल फोर्स कितना लगा, टोटल फोर्स F1 प्लस F2 करोगे। अब देखो F1 की डायरेक्शन क्या है, उस डायरेक्शन में है, और F2 इस डायरेक्शन में है, तो इसलिए ये तो इसको 5 न्यूटन लिखेंगे, लेकिन इसको अगर जोड़ना है तो इसको भी क्या करना पड़ेगा। देखो अगर मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानता हूँ तो ये वाली डायरेक्शन तो फिर नेगेटिव हो जाएगी ना, तो इसलिए यहाँ पर माइनस का 5 न्यूटन और ये मिला आपको 0 न्यूटन। तो हम बोलेंगे कि बॉडी के ऊपर जो फोर्सेज लग रहे हैं वो बैलेंस्ड है। क्या वो बैलेंस।
हम खड़े हैं ज़मीन पे, हमारे ऊपर भी जो फोर्सेज लग रहे हैं हम, तो वो फोर्सेज क्या है, वो बैलेंस फोर्स है। हमारा वेट नीचे की तरफ लग रहा है अर्थ के सेंटर की तरफ, और ग्राउंड जो है हमको नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड कर रहा है। तो जो हम भी क्या है, हमारे ऊपर भी जो फोर्स है वो बैलेंस्ड फोर्स आप बोल सकते हैं, ठीक है। अनबैलेंस में क्या होगा, नाम से समझ में आ रहा होगा, अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अनबैलेंस्ड फोर्सेज में क्या होगा कि जब किसी बॉडी के ऊपर लगने वाले फोर्सेज का सम, तो लिख लो व्हेन सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नॉन जीरो, यानी कि जीरो नहीं है। इसी एग्जांपल से समझा देता हूँ। इधर से फोर्स मान लीजिए F1 लग रहा है, एक और फोर्स मैंने इधर से लगा दिया F3 लगा दिया, जो कि है 5 न्यूटन। अब बताओ टोटल फोर्स कितना लगा बॉडी पे, F1 प्लस F3। ओके, फिर मैंने ऊपर एरो लगा दिया, अभी नहीं समझ में आएगा एरो, इसको हटा देता हूँ मैं इसको, ठीक है, आदत ख़राब हो रही है। F1 प्लस F3, और F2 की डायरेक्शन तो इन दोनों के अपोजिट है, तो उसको माइनस में F2 करेंगे, तो ये होगा 10 माइनस 5 इक्वल टू 5 न्यूटन, जो कि आपका जीरो के बराबर बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए इसके ऊपर आप जो फोर्सेज लग रहे हैं, इन फोर्सेज को हम बोलेंगे अनबैलेंस्ड फोर्सेज। क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड फोर्सेज। पढ़ते हैं आगे, लीनियर मोमेंटम पे आ जाते हैं। लीनियर मोमेंटम देख लीजिए क्या होता है। लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन में जो सीधी लाइन होती है, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का सिंबल होता है P। अगेन ये भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, एरो नहीं लगाऊंगा, अभी बात नहीं करेंगे, बस याद रख लो वेक्टर क्वांटिटी होती है। डिफाइन कैसे करोगे, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी। बॉडी मूविंग होगी तभी मोमेंटम होगा, बॉडी रेस्ट पे तो मोमेंटम जीरो हो जाएगा। मूविंग बॉडी, फॉर्मूला लिख देता हूँ, फॉर्मूला बनेगा P इज इक्वल टू एम वी। P इज इक्वल टू एम वी, वेयर P स्टैंड्स फॉर लीनियर मोमेंटम, M है यहाँ पे बॉडी का मास, जिस भी बॉडी की हम बात कर रहे हैं, और V है उस बॉडी की वेलोसिटी। वेलोसिटी तुम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हो। ओके, ये फॉर्मूला है। ऐसा यूनिट बोलिए, SI यूनिट। ऐसा यूनिट फॉर्मूले से आ जाएगी, देखिए M मास है तो मास किलोग्राम में होता है। वेलोसिटी की यूनिट आपने पढ़ी है चैप्टर नंबर 1 में, मीटर पर सेकंड, तो यूनिट क्या बनी मोमेंटम की, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये है आपका लीनियर मोमेंटम। अब इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो इस वीडियो में बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि इस वीडियो को मैंने शॉर्ट रखना है और चैप्टर पूरा करवाना है, तो इसलिए न्यूमेरिकल बस टू द पॉइंट थोड़े बहुत न्यूमेरिकल करवाऊँगा। बाकी न्यूमेरिकल अगर आपने करने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, किसी दूसरी वीडियो में करवा दूँगा। क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1, अ बॉडी हैविंग मास 5 किलोग्राम is moving with a velocity of 5 meter per second. Find its momentum. लीनियर मोमेंटम की जगह सिंपल मोमेंटम लिख दे तो भी आपने कन्फ्यूज नहीं होना है, सिंपली लीनियर मोमेंटम की ही बात कर रहे हैं। एंगुलर मोमेंटम के केस में तो बॉडी जो है वो रोटेशनल मोशन हो जाता है, किसी सर्कल में मूव करती है, वो एक अलग केस आएगा। तो मोमेंटम P निकालना है, फॉर्मूला लिख लो सबसे पहले तो mv होता है, मास की वैल्यू 5 kg दे रखी है, v की वैल्यू भी 5 दे रखी है, 25 आ गया, 25 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। बढ़ते हैं आगे, लॉज ऑफ मोशन।
मोशन के नियम गिवन बाय न्यूटन। न्यूटन का नाम आप सभी ने सुना होगा, कहानी न्यूटन की सभी ने सुनी होगी, एप्पल वाली, वही न्यूटन है। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनता है यहाँ पे, इसको हम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन भी बोल देते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, एक्चुअली लॉज, 3 लॉ हैं तो इसलिए लॉज। पहला न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एवरी बॉडी continues to its state of rest or of uniform motion। कब तक रहेगी रेस्ट में, कब तक रहेगी यूनिफॉर्म मोशन में? जब तक until no external force is applied on it। एक बॉडी है, ये देखो ये मार्कर है, ये ऐसे ही मेरे हाथ पे रखा हुआ है अब हाथ तो मूव कर सकता है। मान लीजिए कोई बेंच है यहाँ पे, उस बेंच के ऊपर ये मार्कर रखा हुआ है। कल को अगर मैं आऊँगा तो मेरे को यहीं पर मिल जाएगा, बेंच के ऊपर ही मिल जाएगा, लेकिन कंडीशन है बाहर से कोई फोर्स नहीं लगना चाहिए। इसलिए जब मैं ये क्लास में करवाता हूँ ये नियम, तो इसमें मैं एक बोलता हूँ कि ये नियम बच्चा जानता है। बच्चा इस नियम को जानता है। कैसे जानता है? अब बच्चा खिलौने से खेलता है, तो जब वो खेलते खेलते खिलौने को एक जगह पे रख देता है और कोई दूसरे खिलौने से खेलने लग जाता है, तो 1 घंटे 2 घंटे के बाद जब वो उससे खेल के थक जाता है, तो जब उसको अपना खिलौना याद आता है कि मेरे पास एक पहले खिलौना और था, तो उसको लेने के लिए वापस वो उसी जगह पे जाता है जहाँ उसने रखा था, क्योंकि उसको पता है कि जहाँ मैंने रखा था वो वहीं मिलेगा अगर मेरे पेरेंट्स ने एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया होगा तो। ओके, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि बच्चा इस नियम को जानता है। एक और यहाँ पे बात इंपॉर्टेंट है कि न्यूटन का जो पहला नियम है, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोल देते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोल देते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि ये क्या चीज़ है, इनर्शिया क्या चीज़ है? इनर्शिया क्या चीज़ होती है? ये बॉडी की टेंडेंसी होती है। तो लिख लो, डेफिनेशन लिख देता हूँ मैं। इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू resist या अपोज, टू resist any change in its state of rest या फिर यूनिफॉर्म मोशन या फिर इवन डायरेक्शन। ओके, इसको हम इनर्शिया बोलते हैं। अब जैसे मैंने देखो नीचे 3 वर्ड लिखे, रेस्ट, यूनिफॉर्म मोशन, डायरेक्शन, तो इन तीनों से इनर्शिया 3 तरह का बन जाता है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट तो क्या करेगा कि बॉडी की टेंडेंसी रजिस्ट करने की, अपोज करने की स्टेट ऑफ रेस्ट को। एक बॉडी है जो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट जो है, अब देखो मान लीजिए मैं लिखूंगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है? टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहने की कोशिश करेगी, टेंडेंसी होगी, और वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को नहीं छोड़ेगी। तो अगर कोई उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करने की कोशिश करेगा तो बॉडी उसको अपोज करेगी, उसको हम बोलेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ मोशन में क्या है? बॉडी अपोज करेगी, किसको अपोज करेगी? कोई अगर उसकी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखो स्टेट ऑफ मोशन। इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं डे टू डे लाइफ में। मैंने अपने चैनल पे भी एक काफ़ी इसमें जो है एक्सपेरिमेंटल वीडियो भी डाल रखे हैं। जैसे स्टेट ऑफ रेस्ट की बात करते हैं
तो स्टेट ऑफ रेस्ट में एक एग्जांपल आप ये मान लीजिए, जैसे एक कैरम बोर्ड का जो गेम होता है तुम खेलोगे, तुमने उसके अंदर बहुत सारे कॉइन्स होते हैं। अगर हम कॉइन की एक पाइल बना लेते हैं, एक ढेर बना लेते हैं और उसको एक कोई दूसरे कॉइन से उसको हिट करते हैं पाइल को, तो तुमने देखा होगा कई बार उसमें से एक सिंगल जो कॉइन है वो निकल के उसमें से आगे चला जाता है, बाकी का ढेर, बाकी का पाइल वो एज इट इज वहाँ पे बना रहता है। क्यों? क्योंकि बाकी सारे वो रेस्ट में थे कॉइन, सभी की टेंडेंसी रेस्ट में रहने की है, तो इसलिए वो कोशिश करते हैं कि वो रेस्ट में रहे। और एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कोई पेड़ है, फल का पेड़ है, आप उसकी टहनियों को हिलाते तो जो फ्रूट है वो नीचे गिर जाता है टूट के। क्यों? क्योंकि फ्रूट पहले रेस्ट में था, आपने टहनी को हिलाया, उसको जर्क प्रोवाइड किया, उससे क्या होगा कि जो टहनी तो एकदम से मोशन में आएगी, लेकिन फ्रूट की टेंडेंसी रेस्ट में रहने की है, वो नीचे आ जाएगा। एक और एग्जांपल ले लीजिए, आप बस से कहीं जा रहे हैं, आप बस के फ्लोर पे खड़े हुए हैं, बस एक जगह पे रुकी हुई है, ड्राइवर आता है, अचानक से बस को स्टार्ट कर देता है, अचानक से वो एक्सेलरेट कर देता है, तो आप एकदम से पीछे गिरते हैं, यू विल फॉल बैकवर्ड। वो भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से होगा। यूनिफॉर्म मोशन, देखो इनर्शिया ऑफ मोशन में क्या होगा कि बॉडी अगर मोशन में है तो वो मोशन में रहने की टेंडेंसी होती है। आप बस के अंदर कहीं जा रहे हैं, 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बस चल रही है, अचानक से ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करता है और आप फ्लोर के ऊपर खड़े थे पहले, तो अचानक से आप आगे जाके गिरते हैं, यू विल फॉल फॉरवर्ड। तो ये एग्जांपल हो गया आपका इनर्शिया ऑफ मोशन का। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का देख लीजिए, आप गाड़ी से कहीं जा रहे हैं, अचानक से हाईवे के ऊपर एक स्टीप एक जो है मोड़ आता है, शार्प एक टर्न आता है, तो जैसे मोड़ आता है तुमने देखा होगा अचानक से तुम ऐसे खिड़की के हाथ चिपक जाते हो। ऐसा लगेगा तुमको अगर ये खिड़की नहीं होती, अगर ये विंडो नहीं होती, तो आप एक तरह से बाहर गाड़ी से चले जाते, बाहर आप गिर जाते। वो ऐसा क्यों होता है? वो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से होता है। एप्लीकेशन बहुत सारी है, जैसे जो गाड़ियाँ होती है, मोटरसाइकिल होता है, उसके अंदर जो मड गार्डर लगे होते हैं, वो मड गार्डर जो है वो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का ही एक प्रिंसिपल है, उसके बेस पे ही वो चीज़ें काम करती हैं। तो बताने को बहुत कुछ है इसमें, लेकिन टू द पॉइंट हम अपने चैप्टर को, अपने टॉपिक को रखेंगे। इनर्शिया न्यूटन का पहला नियम मैंने करवा दिया, अब चलता हूँ न्यूटन के दूसरे नियम पे। जल्दी से देख लो न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है न्यूटन का दूसरा नियम, क्योंकि इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन का दूसरा नियम। तो दूसरा नियम क्या कहता है, वीडियो चेक कर लेता हूँ, चल रही होगी, ठीक। न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता है, देखिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूल है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम is directly proportional to the rate of change of linear momentum is directly proportional to the external force applied। बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूल है और बड़ा ही प्यारा रूल है। देखिए क्या कहता है कि किसी बॉडी का जो लीनियर मोमेंटम का जो चेंज होने का जो रेट है, जो दर है, वो इस बात पे डिपेंड करेगी कि बाहर से फोर्स कितना लग रहा है। dp/dt इस बात पे डिपेंड करेगा कि बाहर से एक्सटर्नल फोर्स, ext मीन्स एक्सटर्नल फोर्स, कितना लग रहा है। अब देखो dp/dt क्या है, रेट है, किस रेट से मोमेंटम में चेंज आ रहा है। एक ट्रक आ रहा है, बहुत हैवी ट्रक है, 2000-3000 kg उसका मास है, और उसकी स्पीड है मान लीजिए बहुत थोड़ी सी स्पीड है, 10 किलोमीटर पर आवर है। हम उसको रोक सकते हैं कि नहीं रोक सकते? कोई भी पर्सन उसको रोक नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप उसको रोकना चाह रहे हैं, आप उसके मोमेंटम को बदलना चाह रहे हैं, आप उसको रोकने का मतलब है कि उसका मोमेंटम आप जीरो करने हैं। तो उसका मोमेंटम को जीरो करने के लिए आप उसके मोमेंटम में बहुत ज़्यादा चेंज लेके आ रहे हैं, और इतना ज़्यादा चेंज लाने के लिए आपको फोर्स भी बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा, जो कि एक पर्सन नहीं लगा सकता। जबकि अगर उसकी जगह एक साइकिल हो, मास बहुत कम है, स्पीड भले ही ज़्यादा भी हो, तब भी उसका जो मोमेंटम है वो कम ही होगा, क्योंकि लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला मैंने तुमको बताया था mv होता है। मास अगर कम है तो मोमेंटम भी क्या होगा, कम होगा। उसको रोकना आसान होता है, क्योंकि उसमें उसके मोमेंटम में जो चेंज आएगा वो एज कम्पेयर टू ट्रक वो बहुत ज़्यादा कम आएगा, और मोमेंटम में चेंज अगर कम आएगा तो बाहर से लगने वाला फोर्स भी आपको कम चाहिए, जो कि एक पर्सन आराम से उसको अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ से देखो इक्वेशन बना लेते हैं, फॉर्मूला बना लेते हैं। dp/dt इसको हटा के एक कांस्टेंट लेके आते हैं, और वो कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है, तो इसलिए ये डायरेक्ट फोर्स के बराबर ही आ जाता है।
तो ये हमारे पास काफ़ी एक इम्पोर्टेंट रूल आ गया है। अब इससे थोड़ा सा और आगे मैं चलता हूँ। पी की वैल्यू मेरे को पता है mv होती है, तो मैं लिख देता हूँ d/dt, और p की वैल्यू जो है वो क्या है mv, और ये आएगा आपका f एक्सटर्नल के बराबर, या नीचे तक विजिबल है इसमें, ओके। देखिए फिर मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ d/dt mv = f एक्सटर्नल। आगे देखिए यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, उधर से देखिए, तो यहाँ पे क्या आएगा f एक्सटर्नल जो है वो मेरे पास आया d/dt, दोबारा से लिखा जा रहा है mv। बोलिए क्लियर यहाँ तक? तो यहाँ पे देखो रेट देखना है, ये लीनियर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम का रेट दर टाइम के साथ कैसे बदल रहा है। m तो मास है ना, हमको पता है बॉडी का मास नहीं बदलता टाइम के साथ। एक बॉडी है जो मास उसका 2 घंटे पहले था, 2 घंटे बाद भी उसका वही मास होगा। बॉडी चल रही है, बॉडी रुकी हुई है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मास तो नहीं बदलेगा, तो मास को तो ऑपरेशन से बाहर ही रख दो, ऑपरेशन थिएटर से बाहर रख दो। तो ऑपरेशन किसका होगा? ऑपरेशन होगा v का, किसके साथ? टाइम के साथ। और dv/dt हम सबको बिल्कुल अच्छे से पता है होता है एक्सेलेरेशन के बराबर। तो मेरे पास जो फोर्स आया ना, एक्सटर्नल फोर्स, वो मेरे पास मास इंटू एक्सेलरेशन आ गया। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, क्योंकि न्यूमेरिकल इस पे ही आते हैं ज़्यादातर। F = मास इंटू एक्सेलरेशन। न्यूमेरिकल करेंगे इस पर, देखिए जल्दी से देख लो, 1-2 न्यूमेरिकल इस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन है आपका, अ कांस्टेंट फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी फॉर 2 सेकेंड। कुछ टाइम के लिए कांस्टेंट फोर्स बॉडी के ऊपर लग रहा है फॉर 2 सेकेंड, ड्यू टू विच इट्स वेलोसिटी, किसकी वेलोसिटी? बॉडी की वेलोसिटी चेंज करती है, चेंजेज फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड टू 8 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स की वैल्यू बताइए। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, और किसके बेस पे होगा? न्यूटन के दूसरे नियम के बेस पे। ओके, तो जल्दी से आप इस क्वेश्चन को करें। मीनवाइल मैं रिफ़िल कर लेता हूँ मार्कर को। बताएंगे फॉर्मूला ये लगेगा जो इधर मैंने बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है। चलिए आंसर आ गया होगा आपका, तो जल्दी से एक बार देख लीजिए आंसर कैसे निकालना है। जिनका आंसर नहीं आया वो जल्दी से देख लीजिए सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए फॉर्मूला अभी बताया, फॉर्मूला लगेगा ये वाला, इक्वेशन नंबर 1। मास तो दे रखा है, अ कांस्टेंट फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी फॉर 2 सेकेंड ड्यू टू विच, मास नहीं लिखा, लिख देते हैं, तो आंसर कैसे आएगा? अ कांस्टेंट फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी हुज मास इज 5 kg। मास है बॉडी का 5 किलोग्राम, ठीक है, मैं लिखना भूल गया था, इसके लिए सॉरी। तो मास कितना बॉडी का? 5 किलोग्राम है। और एक्सेलरेशन आपको निकालना पड़ेगा, तभी जाके तो फोर्स आएगा। तो पहले मैं एक्सेलरेशन निकाल लेता हूँ। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मेरे को बिल्कुल अच्छे से पता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। यहाँ पर देखिए 2 सेकंड के लिए फोर्स लग रहा है, फाइनल वेलोसिटी हो जा रही है 8 मीटर पर सेकंड, इनिशियल थी 3 मीटर पर सेकंड, 8 - 3 8 - 3, और टाइम है 2 सेकंड। तो आपका एक्सेलरेशन आएगा यहाँ पे, बोलिए 5/2 5/2 मीटर
पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका एक्सेलरेशन आ गया है। बस आप इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट करेंगे, आपको फोर्स मिलेगा। देखिए मास कितना है 5, एक्सेलरेशन मास की जगह 5 पुट कर दिया, एक्सेलरेशन कितना है ये आ गया 5/2। ओके 5/2 और मीटर 5/2 फॉर्मूला क्या लगेगा मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास मेरे पास 5 है और एक्सेलरेशन अभी हमने निकाला ये आया आपके पास 5/2। तो ये आपके पास बनेगा कितना 25 और डिवाइडेड बाई 2, तो डिवाइड कर लो 12.5 न्यूटन। ओके तो फोर्स कितना आएगा 12.5। फॉर्मूला देखो यहाँ पे क्या लगा है, मास इंटू एक्सेलरेशन का ही फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है। बॉडी का मास हमको दे रखा है और एक्सेलरेशन देख लीजिए कितना आया, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। ओके तो बस मास को एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करोगे, तो मास को मैंने एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दिया है 25/2, तो डिवाइड करोगे तो 12.5 न्यूटन ये हमारे पास जो है फोर्स आ गया। तो इसी तरह से आप और भी बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन और जल्दी से देख लो कि which would require greater force। ग्रेटर दो बॉडी हैं आपके पास, तो कौन सी में ज़्यादा फोर्स लगेगा। पहला केस है, पहला केस और करना क्या आपने, विच वुड रिक्वायर ग्रेटर फोर्स इन एक्सेलरेटिंग। बॉडी को आपने एक्सेलरेट करना है। पहली बॉडी है जिसका मास मान लीजिए 4 kg है और एक्सेलरेशन है उसका मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपने इस एक्सेलरेशन से उसको एक्सेलरेट करना है। और दूसरे केस में मान लीजिए बॉडी का मास 2 kg है और आपने इसको एक्सेलरेट करना है मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो किस में क्या पूछ रहा है, आप पूछ रहे हैं किस में ज़्यादा फोर्स लगेगा। तो पहले केस में फोर्स निकालिए, इस केस में फोर्स निकालिए, F1 लिख देते हैं उसको। फॉर्मूला तो वही होगा ना, मास इंटू एक्सेलरेशन का। बॉडी का मास कितना है 4, एक्सेलरेशन है 2, 4 दूनी 8 न्यूटन आ गया। इस केस में फोर्स निकालेंगे, F2 लिख देते हैं। फॉर्मूला वही, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास 2, एक्सेलरेशन 5, 5 दूनी 10 न्यूटन। तो देख सकते हैं F2 जो है वो ज़्यादा है किससे, F1 से, यानी कि सेकंड केस में फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो ये था हमारा लॉज ऑफ मोशन कर रहे हैं। तो दूसरा नियम हो चुका है, तीसरा नियम रह गया इसमें, लास्ट है आपका, लिखेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का तीसरा नियम। ओके न्यूटन का तीसरा नियम, अगर तुम किसी को चांटा लगाओगे तो बदले में तुमको भी चांटा लगेगा। ये है न्यूटन का तीसरा नियम, है ना। तो मजाक कर रहा हूँ, चांटा वगैरह किसी को नहीं लगाना है। रॉकेट का जो टेक ऑफ है वो तो सभी ने देखा होगा, इसरो वाला अभी न्यूज़ में था। तो देखिए न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। भाई सिंपल सा कहने का मतलब है कि अगर एक्शन होगा तो रिएक्शन भी ज़रूर होगा। एक्शन करोगे तो रिएक्शन भी मिलेगा। ओके रूल तोड़ोगे तो आपको दंड भी भुगतना पड़ेगा। कुछ वैसा ही, आपने एक्शन किया, आपने किसी को अगर थप्पड़ लगाया तो बदले में तुमको भी लगेगा। एक्शन करोगे तो रिएक्शन मिलेगा। ज़मीन के ऊपर खड़े हो, तुम एक्शन कर रहे हो, तुम्हारा वेट जो है वो नीचे लग रहा है, तो ज़मीन ग्राउंड तुमको रिएक्शन दे रहा है, तभी तो बैलेंस बना हुआ है। तो एक्शन होगा तो रिएक्शन भी होगा। आपने क्रिकेट बॉल है दीवार पे फेंक के मारो, एक्शन किया, दीवार ने रिएक्शन दिया, वापस बॉल आएगी। तो जैसे मान लीजिए ये टेबल है, टेबल के ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ है, बॉक्स का मास कुछ भी है m, तो बॉक्स का जो वेट है वो तो नीचे लगेगा ना mg, लेकिन टेबल क्या करेगी, नॉर्मल रिएक्शन देगी ऊपर की तरफ, और नॉर्मल रिएक्शन जो होगा ये mg के बिल्कुल बराबर होगा। तो एक्शन होगा तो रिएक्शन भी होगा। इसके बहुत सारे एग्जांपल है, बहुत सारी जगह पे ये न्यूटन का तीसरा नियम लगता है। पहला तो ये हो गया फ्लाइट ऑफ अ रॉकेट, फ्लाइट ऑफ अ रॉकेट की फ़्लाइट आपने देखी होगी। रॉकेट नीचे से कैसे उठता है, जैसे मान लीजिए रॉकेट है, जब रॉकेट चलता है तो इसमें से हॉट गैसेज जो निकलती है
जो एयर निकलती है वो ग्राउंड के ऊपर प्रेशर लगाती है, ग्राउंड के ऊपर वो फोर्स लगाती है, यानी कि ग्राउंड पे एक्शन कर रही है और ग्राउंड इस रॉकेट को रिएक्शन दे रहा है और ग्राउंड के रिएक्शन की वजह से फिर ये रॉकेट जो है ऐसे टेक ऑफ कर जाता है, ऊपर चला जाता है। दूसरा, स्विमिंग ऑफ अ पर्सन, स्विमिंग ऑफ अ पर्सन, स्विमिंग तुमने की होगी, स्विमिंग करते होंगे। तो जब स्विमिंग करते हो हम वाटर के ऊपर एक्शन लगाते हैं, वाटर को पीछे धकेलते हैं, हमने एक्शन किया और वाटर हमको रिएक्शन देता है और वाटर के रिएक्शन की वजह से ही हम आगे मूव करते हैं। और भी एग्जांपल हो सकते हैं इसके, रिकॉइल ऑफ अ गन, रिकॉइल ऑफ अ गन, गन से राइफ़ल से जब फायर करते हैं तो एकदम से आपने देखा होगा गन जो होती है, जो राइफ़ल होती है वो एकदम से पीछे आती है, तो वो भी रिएक्शन ही है। एक्शन बुलेट पे हुआ और रिएक्शन हुआ गन के ऊपर, तो गन पीछे आती है। तो ये कुछ एग्जांपल हो गए न्यूटन के तीसरे नियम के। न्यूटन के दूसरे नियम के एग्जांपल देखो, यहाँ पर मैंने नहीं लिखे थे, तो वो भी बिल्कुल सिंपल ही एग्जांपल है। जैसे न्यूटन का दूसरा नियम की अगर मैं बात करूँ तो कैचिंग ऑफ अ बॉल, सबसे इम्पोर्टेंट और फेमस एग्जाम्पल, कैचिंग ऑफ अ बॉल। क्रिकेट मैच जो है आपने देखा होगा, खेलते होंगे, जब हम बॉल को कैच करते हैं तो हम अपने हाथों को ऐसे करते हैं, जैसे बॉल को पकड़ा हम हाथ को नीचे लेके जाते हैं, हम हाथ को नीचे लेके जाते हैं। हाथ को नीचे लेके क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हम जो रेट है, लीनियर मोमेंटम के चेंज होने का जो रेट है, हम उस रेट को कम कर रहे हैं। अगर वो रेट कम हो गया तो बाहर से फोर्स कम लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला आपको मैंने बताया हुआ था, dp/dt क्या होता है, dp/dt F एक्सटर्नल। तो याद रखोगे, हाथ बॉल को कैच किया और उसको हाथ को नीचे लेके जा रहे हैं, हाथ को अगर मैं नीचे लेके जा रहा हूँ, उससे ये रेट जो है, मोमेंटम के चेंज होने का जो रेट है, ये रेट जो ये घट जाता है। रेट अगर घट जाएगा तो बाहर से जो फोर्स जो आपके हाथों ने जो फोर्स लगाया बॉल के ऊपर, वो फोर्स भी कम हो गया और हाथों पे चोट नहीं लगेगी। अगर आप हाथों को ऐसे रखोगे और बिल्कुल भी इसको नीचे नहीं लेके आओगे, ऊपर से बोला या आपने हाथ को ऐसे रखा, तो जैसे हाथ पे बॉल पड़ेगी तो हाथों पे चोट लगेगी। तो इसीलिए हम हाथ को नीचे लेके जाते हैं ताकि रेट घट जाए तो फोर्स भी घट जाएगा। अगर ऐसे आपने रखा हाथ को तो एकदम से बॉल का मोमेंटम जीरो हो जाएगा, एकदम से जीरो हो गया तो रेट बहुत ज़्यादा है, रेट बहुत ज़्यादा है तो फोर्स बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा, हाथों को बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा तो हाथों पे दर्द होगा, हाथों पे चोट लगेगी। ये है आपका न्यूटन का दूसरा नियम, ये था न्यूटन का तीसरा नियम। और इस तरह से, अच्छा, इनर्शिया भी हम देखो डिस्कस कर चुके हैं। इनर्शिया मैंने आपको बता दिया था। क्वेश्चंस जो मैंने अभी डिस्कस किए हैं, देखो मैं पहले आपको बता रहा था कि इस वीडियो में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं लूँगा, क्योंकि वीडियो को हमने शॉर्ट रखना है और चैप्टर को पूरा करना है। हमारा चैप्टर हो गया पूरा, तो आप देखिए लगभग आधे घंटे में आपका पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट है A to Z। इसमें अब अगर आपको न्यूमेरिकल करने हैं, आपको चाहिए कि और न्यूमेरिकल मैं करवाऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। किसी दूसरी वीडियो में इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस कर लेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।